भारत के हालिया बजट में कुछ बड़े ऐलान हुए, लेकिन एक ऐलान ऐसा है जो सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसी योजना है जो भारत के नक्शे को और शायद उस पर हमारे सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। एक बहुत बड़ा विजन है कह सकते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक यूरोपियन स्टाइल हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने के विजन की। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी बड़ी सरकारी घोषणा पर केंद्रित है और आज हम इसी की परतें खोलकर देखेंगे कि ये सिर्फ तेज रफ्तार वाली ट्रेनें हैं या इससे कुछ ज्यादा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये इससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसे खोलते हैं। सरकार ने 2026-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है जी। और जब हम बड़ी घोषणा कह रहे हैं तो इसका मतलब समझना जरूरी है। इसका जो अनुमानित बजट है वो करीब 16 लाख करोड़। हाँ, 16 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है। बहुत बड़ी। इसका सीधा मकसद है भारत को चीन, जापान और यूरोप जैसे देशों की कतार में खड़ा करना, जहां हाई स्पीड रेल एक आम बात है। तो यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ इन 7 कॉरिडोर्स की नहीं, बल्कि इस योजना के पैमाने और सोच की है। बिल्कुल। इसे सही नजरिए से देखने के लिए हमें दुनिया के दूसरे देशों को तो देखना होगा, है ना? हाँ। स्रोत बताते हैं कि चीन के पास आज 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। 45,000 किलोमीटर? जी। लेकिन यहाँ सीखने वाली बात सिर्फ किलोमीटर की नहीं है। चीन ने इस नेटवर्क का इस्तेमाल अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स को बंदरगाहों और बड़े शहरों से जोड़ने के लिए किया। अच्छा। उससे हुआ ये कि उनकी सप्लाई चेन दुनिया में सबसे तेज और असरदार बन गई। और यूरोप का क्या? यूरोप में भी 8,500 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड लाइनें हैं, जिन्होंने देशों को आपस में ऐसे जोड़ दिया है जैसे वो एक ही शहर के अलग अलग मोहल्ले हों। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये योजना भारत के लिए सिर्फ यात्रा को तेज नहीं करेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन आपने 16 लाख करोड़ रुपए की बात की। ये एक ऐसी रकम है जिससे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। हाँ, जाहिर है। तो कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या इतने पैसे किसी और जरूरी चीज पे खर्च नहीं किए जा सकते? क्या स्रोत इस लागत को सही ठहराने के लिए कोई तर्क देते हैं? बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इसे खर्च के बजाय एक निवेश के तौर पर देखते हैं। निवेश कैसे? उनका तर्क कुछ ऐसा है। आज भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च, जीडीपी का लगभग 13-14% है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा में से है। अगर ये हाई स्पीड नेटवर्क माल ढुलाई को भी सपोर्ट करता है और इस लागत को सिर्फ 1% भी कम कर दे और साथ ही बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से सालाना जीडीपी में 0.5% की भी बढ़ोतरी हो, तो ये प्रोजेक्ट 15 से 20 सालों में अपनी लागत से ज्यादा कमा कर दे सकता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना खर्च होगा, बल्कि ये भी है कि इससे देश को कितना फायदा होगा। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। चलिए अब इन कॉरिडोर पर आते हैं। जब हम इन 7 रास्तों को देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हाँ। ऐसा लगता है कि इसका बड़ा फोकस दक्षिण और पश्चिम भारत पर है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, फिर हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई बेंगलुरु। हाँ, ये तो एक तरह से दक्षिण का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसा बन रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ शहरों को नक्शे पर जोड़ना नहीं है, ये असल में देश के सबसे बड़े आर्थिक इंजनों को एक हाई स्पीड सर्किट से जोड़ रहा है। मतलब? सोचिए जरा, मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, पुणे जो ऑटो और आईटी हब है, हैदराबाद फार्मा और टेक्नोलॉजी सेंटर, बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली, और चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग और पोर्ट सिटी। ये सभी शहर एक दूसरे से कुछ ही घंटों की दूरी पर आ जाएंगे। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, उनकी राजधानियां एक विशाल आर्थिक जोन की तरह काम करने लगेंगी। और इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसा पड़ेगा? मैंने स्रोतों में यात्रा के समय को लेकर कुछ आंकड़े देखे हैं जो हैरान करने वाले हैं। हाँ, और यही इस योजना का सबसे रोमांचक पहलू है। कुछ उदाहरण देखें। चेन्नई से बेंगलुरु लगभग 350 किलोमीटर की दूरी, हाँ, सिर्फ 1 घंटा 13 मिनट में पूरी हो जाएगी। 1 घंटा 13 मिनट? आज इसमें सड़क से 5-6 घंटे और ट्रेन से 6-7 घंटे लगते हैं। और देखिए, बेंगलुरु से हैदराबाद जो करीब 575 किलोमीटर है, वो 2 घंटे के अंदर तय हो जाएगा।
2 घंटे में? और चेन्नई से हैदराबाद लगभग 630 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे 55 मिनट में। वाकई मुमकिन है। हाँ, मेरा मतलब 350 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की औसत रफ्तार बनाए रखने के लिए किस तरह की तकनीक और बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को देखना होगा, जिसका इस्तेमाल मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में किया जा रहा है। अच्छा, वो बुलेट ट्रेन वाली टेक्नोलॉजी। वही, इसमें पटरियां जमीन से ऊपर खंभों पर बनाई जाती हैं ताकि कोई मोड़ या रुकावट ना हो और ट्रेन लगातार अपनी टॉप स्पीड पर चल सके। तो मतलब ये मौजूदा रेल लाइनों के साथ नहीं चलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके लिए पूरी तरह से नए रास्ते बनाने होंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है, जिसमें जमीन अधिग्रहण से लेकर हजारों पुल और सुरंगें बनाना शामिल है। लेकिन इसी से ये हैरान करने वाले यात्रा समय हकीकत बन सकते हैं। बिल्कुल। और इसका असर ये होगा कि सुपर कम्यूटिंग एक आम बात हो जाएगी। लोग बेंगलुरु में रहकर हैदराबाद में काम कर सकेंगे या पुणे में रहकर मुंबई की मीटिंग अटेंड करके शाम तक घर वापस आ सकते हैं। ये तो बड़े शहरों की बात हुई, लेकिन जब ट्रेन 350 की रफ्तार से गुजरेगी तो क्या इसका फायदा सिर्फ इन बड़े टर्मिनल शहरों को ही मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। या बीच में पड़ने वाले छोटे शहरों जैसे कि चित्तूर, दावनगिरे या सोलापुर के लिए भी कोई स्टॉप होगा? क्या वो इस विकास का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ खिड़की से गुजरती हुई ट्रेन देखेंगे? देखिए, ये इस योजना से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं कि मॉडल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी पर ज्यादा केंद्रित है ताकि यात्रा का समय कम से कम हो, ताकि रफ्तार बनी रहे। हाँ, लेकिन साथ ही कुछ प्रमुख इंटरमीडिएट स्टॉप्स की भी योजना है। चुनौती यह है कि हर स्टॉप यात्रा के समय को 15-20 मिनट बढ़ा देता है, तो एक संतुलन बनाना होगा। तो शायद कुछ ट्रेनें नॉन स्टॉप होंगी और कुछ रुकेंगे। संभावना यही है। और अगर इन छोटे शहरों में स्टॉप दिए जाते हैं तो वहां रियल एस्टेट और स्थानीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आ सकता है। वो बड़े शहरों के सैटेलाइट टाउन बन सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, तो वो वाकई इस हाई स्पीड क्रांति से अछूते रह सकते हैं। तो ये साफ है कि दक्षिण और पश्चिम भारत के आर्थिक पावर हाउस को एक दूसरे से कसकर जोड़ा जा रहा है। ये आर्थिक रूप से बहुत मायने रखता है, लेकिन इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है। क्या इससे देश के बाकी हिस्सों और इन विकसित इलाकों के बीच की खाई और बढ़ जाएगी? क्या हम एक 2 स्पीड इंडिया बना रहे हैं? क्या स्रोतों में उत्तर या पूर्वी भारत के लिए भी कुछ है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और लगता है कि योजना बनाने वालों ने भी इस पर सोचा है। अच्छा, क्योंकि इस घोषणा का दूसरा बड़ा हिस्सा उत्तर और पूर्वी भारत पर ही केंद्रित है। इसमें 2 बहुत ही रणनीतिक कॉरिडोर शामिल हैं। पहला दिल्ली से वाराणसी और दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये सिर्फ 2 रूट नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे घनी आबादी वाले और परंपरागत रूप से कम विकसित माने जाने वाले इलाकों को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। दिल्ली से वाराणसी तो समझ आता है, ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक केंद्र है। लेकिन वाराणसी से सिलीगुड़ी, इसका क्या महत्व है? ये रूट तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों से गुजरेगा। हाँ, और यही इसकी खासियत है। यहाँ यात्रा के समय में कितनी कमी आएगी? यहाँ के आंकड़े भी उतने प्रभावशाली हैं। जैसे आज दिल्ली से वाराणसी ट्रेन में 10-12 घंटे लगते हैं। हाँ, पूरी रात लग जाती है। ये घटकर 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। और सोचिए, वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो कि नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, वहां तो और भी ज्यादा समय लगता होगा। अभी 15-18 घंटे या उससे भी ज्यादा लगते हैं। अगर ये सफर सिर्फ 5-6 घंटे का हो जाए तो इसका पर्यटन और व्यापार पर क्या असर होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से विकास को दिल्ली एनसीआर के संकेंद्रण से निकालकर पूरब की ओर धकेलने की कोशिश है ना? जहां कोलकाता जैसा पुराना मेट्रो शहर होने के बावजूद आधुनिक विकास की दौड़ में थोड़ा पिछड़ गया है। लेकिन क्या सिर्फ एक तेज ट्रेन चला देने से विकास संतुलित हो जाता है? कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी लाइनें पिछड़े इलाकों से प्रतिभा और पैसा खींचकर बड़े शहरों में ले आती हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। सही बात है। क्या स्रोतों में इस जोखिम पर कोई बात की गई है? हाँ, और इसी जोखिम को कम करने के लिए कॉरिडोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पटरियां बिछाना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? स्रोत इसे आर्थिक गलियारा यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर देखते हैं। इसका मतलब है कि ट्रैक के दोनों तरफ नए इंडस्ट्रियल पार्क,
लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस और यहाँ तक कि स्मार्ट सिटीज बसाने की भी योजना है। अच्छा, तो ट्रेन तो बस उस विकास की रीढ़ की हड्डी होगी? एकदम सही। विचार यह है कि विकास को सिर्फ दिल्ली या वाराणसी तक सीमित न रखकर रास्ते में पड़ने वाले शहरों जैसे पटना, धनबाद या किशनगंज के पास भी नए आर्थिक केंद्र बनाए जाएं। अगर ये सफल होता है तो ये ब्रेन ड्रेन को रोक सकता है और स्थानीय रोजगार पैदा कर सकता है। तो जो ये सब बन जाएगा, तो मैं सोच रही थी कि भारत में यात्रा का अनुभव कैसा होगा? क्या ये सिर्फ तेज होने के बारे में है या कुछ और भी? ये अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि इन रेल कॉरिडोर को मौजूदा बेहतरीन हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ मिलकर देखा जाना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह। बिल्कुल, जैसे मुंबई पुणे के बीच देश का पहला एक्सप्रेसवे है और अब हाई स्पीड रेल भी होगी। चेन्नई बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है और अब वहां भी बुलेट ट्रेन होगी। तो लोगों के पास यात्रा के लिए कई आधुनिक और तेज विकल्प होंगे। हाँ, ये पूरी तरह से यूरोप जैसी एकीकृत परिवहन व्यवस्था होगी, जहां आप अपनी जरूरत, समय और बजट के हिसाब से आसानी से ट्रेन या सड़क मार्ग चुन सकते हैं। 500-700 किलोमीटर की यात्रा, जो आज एक बड़ी योजना बनाकर की जाती है, वो एक सामान्य दिन प्रतिदिन की यात्रा बन जाएगी। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब जमीन पर उतरेगा कैसे? क्या इसकी कोई समय सीमा है और चुनौतियां क्या हैं? रेल मंत्री के अनुसार योजना ये है कि इन सभी 7 कॉरिडोर पर एक साथ काम शुरू किया जाएगा। एक साथ? ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 से 10 सालों में ये प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती है जमीन अधिग्रहण, जो भारत में किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा रही है। और पैसों की, फंडिंग की? वो दूसरी चुनौती है। 16 लाख करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है और इसके लिए सरकारी बजट के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऋण और निजी निवेश की भी जरूरत पड़ेगी। और तीसरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति और राज्यों के बीच समन्वय, क्योंकि ये कॉरिडोर कई राज्यों से होकर गुजरेंगे। दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन इसका कार्यान्वयन ही इसकी सफलता तय करेगा। तो आज हमने देखा कि यह सिर्फ कुछ नई तेज ट्रेनों की घोषणा नहीं है, ये एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसकी दो तरफा रणनीति है। दो तरफा कैसे? एक तरफ ये दक्षिण और पश्चिम के पहले से मजबूत आर्थिक केंद्रों को एक दूसरे से जोड़कर उनकी रफ्तार को और तेज कर रही है, और दूसरी तरफ ये उत्तर और पूर्व के कम विकसित इलाकों के विकास के नए गलियारे बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये भारत में यूरोप शैली की कनेक्टिविटी लाने का एक सपना है, जहां दूरियां सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि घंटों में नापी जाएंगी। स्रोत हमें ये बताते हैं कि ये कॉरिडोर बड़े आर्थिक केंद्रों को कैसे जोड़ेंगे, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या? इतिहास में रेलवे लाइनों ने नए शहर बसाए हैं और पुराने शहरों को महत्वपूर्ण बनाया है। सवाल ये है कि क्या ये हाई स्पीड नेटवर्क भी यही करेगा? मतलब क्या इन लाइनों के किनारे बड़े शहरों से दूर नए आर्थिक केंद्र और रिहायशी इलाके बसेंगे जो विकास के दबाव को कम करेंगे? हाँ, या फिर ये लाइनें सिर्फ तेज रफ्तार वाले बाईपास बनकर रह जाएंगी, जो बड़े शहरों को और बड़ा और शक्तिशाली बनाती जाएंगी, जबकि बीच का भारत सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देखता रहेगा। इसका जवाब ही अगले कुछ दशकों में भारत के आर्थिक भूगोल की कहानी लिखेगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।